नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। वर्ष 2022 के द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत में 10,000 से ज्यादा प्रकरण निराकरण हेतु रखे गए। इसी के साथ पारिवारिक विवाद में भी हुए कई समझौते। वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को न्यायालय परिसर में लगाई गई, जिसमें चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना, दीवानी, पारिवारिक विवाद जैसे राजीनामा योग्य 10,000 से अधिक प्रकरणों का निदान 44 खंडपीठों द्वारा किया गया। बकाया जल्द कर संपत्ति कर जमा करने पर अधिभार में 25 से 100% तक की छूट दी गई। प्रकरण के निराकरण के लिए दोनों पक्षकारों को सूचित बड़े बकायादारों को नोटिस भेजे गए थे। नगर निगम द्वारा लोक अदालत के माध्यम से 3 करोड़ रुपए संपत्ति कर वसूलना निर्धारित किया गया था। बड़े बकाया संपत्ति कर के 644 प्रकरण कोर्ट को भेजे गए। बकाया संपत्ति कर 50,000 से अधिक पर सरचार्ज में 100%, 1 लाख रुपए तक है तो 50%, 1 लाख रुपए से अधिक है तो 25% छूट दी गई। जलकर 10,000 रुपए तक बकाया है तो सरचार्ज में 100% की छूट दी गई। बकाया 10,000 से 50,000 रुपए तक है तो सरचार्ज में 75% छूट दी गई। 50,000 रुपए से अधिक बकाया है तो सरचार्ज में 50% छूट दी गई। इस मौके पर कई पति पत्नी के विवादों का निराकरण कर जिला एवं सत्र प्रधान न्यायाधीश की उपस्थिति में उन्हें बधाई प्रेषित की गई। देखिए, इस बार हमें ऐसा लग रहा था कि गर्मी की वजह से पक्षकार कम आएंगे, लेकिन लोगों में अच्छा उत्साह मैंने अभी देखा है। और अभी यहाँ फैमिली कोर्ट में 3-4 हमारे जो कपल हैं उनका मेल मिलाप भी हुआ है और अच्छा उत्साह है लोगों में। इस गर्मी के बावजूद भी लोगों में अच्छा उत्साह है। तो कितने प्रकरण है? 10,000 से ज़्यादा प्रकरण हमने इसमें रखे हैं और बल्कि ये भी सुविधा दी है कि अगर किसी पक्षकार का प्रकरण नहीं रखा है लेकिन वो उसको सुनवाई में लेना चाहते हैं, राजीनामा करना चाहते हैं, तो वो भी संपर्क करके हम उस फाइल को सुनवाई में ले लेंगे। सर, मैं बैंकों के बारे में जानकारी लेना चाहूँगा कि बैंकों में जनरली रिकवरी का परसेंटेज लोक अदालत में कम होते जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? नहीं, ये तो देखिए बैंक वालों से बात करना पड़ेगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि बैंक वाले भी अपना पूरा योगदान दें और जब उनकी तरफ से रहेगा तो पक्षकार लोग भी आएंगे। तो यदि कोई कमिटमेंट करने के बाद पैसा लोक अदालत में जमा नहीं करता है या वो नहीं आता है इंटेंशनली, तो उस संबंध में कोई कार्रवाई होती है क्या? देखिए, लोक अदालत का जो अवार्ड होता है वो एग्जीक्यूटेबल होता है, उसकी एग्जीक्यूशन लगाई जा सकती है और उसका कंप्लायंस कराया जा सकता है। भारत सहित दुनिया के 21 देशों में विश्व शांति एवं ग्लोबल वार्मिंग रोकने के उद्देश्य से एक साथ वर्चुअली जुड़कर महानाद योग के अंतर्गत ओम का उच्चारण किया गया। विश्व शांति व ग्लोबल वार्मिंग रोकने के उद्देश्य से नरसिंह जयंती पर शनिवार को नरसिंह घाट के समीप स्थित सिद्धाश्रम में अंतर्राष्ट्रीय महानाद योग का आयोजन हुआ। उज्जैन सहित विश्व के 21 से अधिक देशों में सुबह 11:11 पर महानाद के रूप में एक साथ ओम का उच्चारण किया गया। सिद्धाश्रम के शक्तिपात आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी नारदानंद जी के सानिध्य में हुए अंतर्राष्ट्रीय महानाद योग में भारत, अमेरिका, यूरोप, ब्राजील, बाली, वेनेजुएला, चेक रिपब्लिक सहित 21 देश के नागरिक वर्चुअल रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर शासकीय जिवाजी वैद्यशाला उज्जैन के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्त भारतीय समय गणना पर व्याख्यान दिया। पंडित विजय रावल एवं योग गुरु सुधा शर्मा ने मंत्र चिकित्सा अनुसंधान एवं योग पर व्याख्यान दिया। पंडित विजय रावल ने बताया, यह आयोजन का 7वां वर्ष है। इस बार का जो इनका थीम है वो ग्लोबल वार्मिंग, जो पूरे देश में, पूरे संसार में हो रहा है, तो संसार में शांति स्थापित कैसे होगी, तो शांति का संदेश देने के पहले मिशन से इस कार्यक्रम को सिमत से आरंभ किया गया, जो इस कार्यक्रम के संयोजक है विजय कौशिक जी द्वारा। अब इसमें कार्यक्रम में हर साल लोग जुड़ते जा रहे थे, लेकिन 2 साल से तो हम कोरोना से जो पीड़ित थे तो फिजिकली ये प्रोग्राम नहीं किया, ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा था। अब ये 2022 में इस साल इसको ऑर्गेनाइज फिर से किया है विश्व शांति के मिशन के अनुसार कि ओंकार नाद, ओंकार एक ऐसा नाद है जो ब्रह्मांड से हमारे हर मनुष्य के शरीर की कनेक्टिविटी करता है, और जब शरीर की कनेक्टिविटी हो जाती है तो उसको बहुत सारी प्रेरणा की अनुभूति होती है। इसके ऊपर दुनिया भी आज रिसर्च कर रही है और ये वैदिक इतिहास में और वैदिक संस्कृति के का तो ये हिस्सा ही, वो तो हर वेद मंत्र में ओम का स्थान है, लेकिन पूरी दुनिया इसको समझे, विश्व समझे और शांति की भावना को ध्यान में रखते हुए समझे, उसी मिशन से इस कार्यक्रम को किया। आगामी जून माह में संभावित नगर पालिका निगम के चुनाव में 4,61,000 मतदाता चुनेंगे अपनी नगर सरकार। 4,316 मतदाता पहली बार करेंगे मतदान।
अगले माह जून में नगर निगम के चुनाव हुए तो 4,61,103 मतदाता अपनी नगर सरकार चुनेंगे। इन्हीं के हाथ प्रत्याशियों के हार जीत की चाबी होगी। बीते 7 वर्षों में नगर निगम सीमा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 15.99% बढ़ गई है। संख्यात्मक रूप से ये बढ़त 3,97,526 से बढ़कर 4,61,103 हो गई है। इनमें महिलाओं की संख्या 2,30,177 है, पुरुषों की संख्या 2,30,819 और थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 47 सम्मिलित की गई है। ये आंकड़े 25 अप्रैल को प्रकाशित फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची के हैं। जानकारी के अनुसार 18 से 19 वर्ष की आयु वाले 4,316 युवाओं ने पहली बार वोटिंग का अधिकार पाया। आपको बता दें कि पिछली बार निगम के चुनाव 12 अगस्त 2015 को हुए थे। महापौर के रूप में मीना जोनवाल चुनी गई थी। निगम में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना था। तब चुनाव कार्यक्रम की घोषणा निर्वाचन आयोग ने मतदान की तारीख से 3 सप्ताह पहले घोषित की थी। 3 सितंबर 2020 को नगर सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया था। कायदे से चुनाव इस तारीख के पहले हो जाने थे, मगर ऐसा ना हुआ। ओबीसी आरक्षण और फिर कोरोना लहर की वजह से 6 माह कर चुनाव कार्यक्रम टलता गया और लगभग 2 साल गुजरने को आ गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराने की तैयारी की है। अगले सप्ताह चुनाव कार्यक्रम जारी होने का अनुमान है। सरकार निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू कराना चाहती है और इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका भी दायर कर चुकी है। याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह होना है। विगत दिनों होटल व्यवसायी के पुत्र और उनके साथ लिव इन में रह रही प्रेमिका ने जहर खा लिया था। प्रेमी की मौत के बाद परिजन प्रेमिका को कर रहे प्रताड़ित। रजत पिता संजय यादव 26 वर्ष अपनी पूर्व शादीशुदा प्रेमिका पूजा ठाकुर के साथ परिवार से अलग होकर मुनीनगर में रहता था। रजत के पिता संजय और माता भावना को रजत का पूजा के साथ रहना पसंद नहीं था। इसी के चलते पिछले हफ्ते दोनों ने जहर खा लिया। परीक्षण के बाद डॉक्टर ने रजत को मृत घोषित कर दिया तो वहीं पूजा इलाज के बाद बच गई। रजत कांग्रेस नेता प्रेम सिंह यादव का पोता है। उसके पिता संजय यादव होटल का संचालन करते हैं। पूजा शुक्रवार शाम उज्जैन पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंची। पूजा का आरोप है कि रजत के परिजन उसे मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं। जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। उसके परिवार को भी रजत के परिजनों से खतरा है। पुलिस रजत के परिजनों के दबाव में काम कर रही है। साथ ही पूजा ने रजत की मां पर भी आरोप लगाया है। हमें उस रात रजत की मम्मी ने बहुत डराया धमकाया और उन्होंने उसके पापा की धमकी दी कि अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे। उनका कहना ये था, उन्होंने रजत को जो वादे से शादी की थी वो उस वादे से मुकर गई थी और उसकी मम्मी, उसके पापा और वो जो लड़की और लड़की की माँ, इन सबका कहना है था कि वो मुझे छोड़ दें और वो उस लड़की के साथ रहने लगे। तो रजत ने इस चीज के लिए मना किया तो उसकी मम्मी का कहना यह था कि तू तेरे पापा को जानता है, वो इस लड़की को तुझे दोनों को मरवा देंगे। और ये 1.5 साल से होता हुआ आ रहा है कि किसी भी बात पे मैं अगर ऑब्जेक्शन उठाती हूँ, मैं कुछ कहती हूँ तो उसकी मम्मी का ये कहना, रजत का भी मुझे हमेशा से ये कहना रहता है कि तू मेरे घर वालों को नहीं जानती, वो मार डालेंगे हमें, क्योंकि वो उनका सौतेला बेटा था। उसके पापा ये नहीं, उसके पापा उदयपुर में है। तो मैं बस इतनी सी मांग चाहती हूँ कि जांच सही तरीके से हो। क्या खाया था उस दिन? हमने नींद की गोली खाई थी और नींद की गोली का रैपर कमरे में ही पड़ा हुआ पीछे वाले, और पुलिस का कहना है कि वो उन्हें रैपर नहीं मिला। आप दोनों जब एक साथ समान गोलियां खाई तो रजत की मौत हो गई, आप करते हैं क्या करेंगे, तो क्या मानेंगे? क्योंकि उसके परिवार का सीधा आरोप है कि उसकी हत्या हुई है। क्योंकि मैं सुबह से भूखी थी, तो जैसे ही मैंने गोली खाई और उसने कही मुझे एकदम से उल्टी होने लगी, तो हमें ऐसा लगा कि उल्टी में कोई सारी गोली तो निकल नहीं गई होगी, रह तो गई होगी ना, तो मैं मर ही जाऊंगी। और गोली वैसे भी इतनी थी तो हमने 4 ही खाई और उससे उल्टी नहीं। गोली रजत के जेब में ही थी, क्योंकि उसकी जब शादी कराई ना, जब उसका कहना ये था कि जब 8-10 गोलियां आती तो उसका कहना ये था कि जब उसकी शादी कराई तो उसने 2 गोलियां खा ली थी, तो उसकी मम्मी ने वो गोलियां उसके मुंह से निकाल दी थी, तो वो जेब में वो गोली लेके घूम रहा था। 2 गोली गीली वाली भी, तो वो 1 गोली आगे गैस किचन में पड़ी हुई है और 4 गोली हमने खाई है। आपने क्या मांग करी है इसके हिसाब से? मैंने ये मांग की है कि बस जांच सही तरीके से हो, कुछ भी नहीं, जांच में कोई हेर फेर नहीं हो। क्या भी आपको मिल रही है? हाँ, इस तरह की ना हमारा बेटा मर गया तो हम इसे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो लोग पैसे वाले में रही हूँ उनके साथ, तो मैं जानती हूँ कि वो किस टाइप के हैं। आपको क्या डर है? मुझे मेरा तो सब वैसे ही खत्म हो गया। मेरे घर वालों को कोई कुछ ना करे, क्योंकि मेरे घर में कोई भी नहीं है भागा दौड़ी करने के लिए। सिर्फ दादाजी हैं जो सुबह से शाम तक अकेले भागा दौड़ी कर रहे हैं और कोई है नहीं भागा दौड़ी करने के लिए। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही आशा कार्यकर्ताओं के आंदोलन को जून में 1 वर्ष पूर्ण हो जाएगा। आंदोलन और तेज करेगी आशाएं।
शहर व जिले की आशा कार्यकर्ता अपनी विभिन्न मांग एवं अधिकारों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ समय समय पर आंदोलन करती रही है। 1 जून 2021 से प्रारंभ हुए आंदोलन को 1 जून 2022 को 1 साल हो जाएगा। इस बाबत जिला चिकित्सालय प्रांगण में शहर की आशा कार्यकर्ताओं की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपसी विचार विमर्श कर कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि 1 जून को आंदोलन के 1 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वर्षगांठ मनाकर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही इस दिन आंदोलन के द्वितीय चरण को और तेज करने को लेकर रूपरेखा बनाई जाएगी। इस बाबत मध्य प्रदेश आशा कार्यकर्ता सहयोगिनी संगठन की जिला अध्यक्ष निर्मला यादव ने बताया। हम लोगों को प्रदर्शन करते हुए 1 साल हो गया और हर प्रदर्शन में हमने जीत हासिल की है और एक वर्ष होने के उपलक्ष्य में हम लोग आज की मतलब अगले जून में हम लोग इसका वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं और अगले दूसरे चरण एक चरण हमारा समाप्त हो चुका है। अब दूसरे चरण में हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। दूसरे चरण में हम लोगों का जो आज तक का प्रदर्शन रहा उससे ज़्यादा उग्र होगा और एक विशाल प्रदर्शन होगा जिसमें हम लोग हमारे अधिकारों के मांग के लिए सब लोग एकत्रित होंगे और ये प्रदर्शन पूरे प्रदेश में होगा। हमारी लक्ष्मी कौरव दीदी के नेतृत्व में होगा और हम लोग अभी आज भी लड़ रहे हैं और जब तक हम लोग लड़ेंगे तब तक हम लोगों को हमारे अधिकार प्राप्त होंगे। हमारी एक मांग है 10,000 वेतन और स्थायीकरण और ये जब तक पूरा नहीं होगा हम लोग सब लोग एकत्रित होकर प्रदर्शन करते रहेंगे। गर्मी की पसंद आम इस साल लोगों से हुआ खफा। कम आवक से भाव में बनी हुई है तेजी, इतरा रहा बादाम। इस साल आम की कमी बताई जा रही है। फसल खराब होने से मौसमी आम बादाम ही अधिक आ रहा है। वर्षों पहले चिमनगंज मंडी में कर्नाटक और महाराष्ट्र तरफ से कच्चे आम के 8 से 10 ट्रक रोज बिकने आते थे। इस वर्ष छोटी गाड़ी या एकाध ट्रक आम ही आ रहा है। पका हुआ बादाम आम बाजार में 80 से 100 रुपए किलो क्वालिटी अनुसार बिक रहा है। लाल पत्ता आम भी आने लगा है, लेकिन इस समय बादाम आम ही चलन में है। फलों का राजा आम इस समय खास लोगों के पास ही पहुंच रहा है। उज्जैन में 5 से 6 क्वालिटी का आम ही आता है। इसमें प्रमुख रूप से दशहरी, लंगड़ा, लाल पत्ता, हापुस, केरी इस प्रकार के आम यहाँ ज्यादा बिकते हैं। इस बाबत व्यापारी नरेंद्र सिसोदिया ने बताया। अब की बार अगले साल के आम बहुत था, अब की बार क्या है बहुत कम है। 70-65 तो खरीद हो रहा है और जो है लंगड़ा जैसे अब की बार ये चौसा मोसा भी अब की बार ये लेट है। केसर बहुत लेट है, 2 महीने लेट है। क्या रेट है केसर के? केसर अभी चल रहा है 150-200 चल रहा होगा और हापुस चल रहा है 600-400 रुपये किलो और लोकल चल रहा है 200 रुपये किलो का। पहले क्या रुपये किलो आम था? लॉकडाउन में तो सस्ता था, 100 रुपये किलो, 50 रुपये किलो यूँ बिक गया। अब की बार क्या है थोड़ा कम है ना। इस बार क्या आवक कम है क्या? कम है ना, अब की बार आम की आवक कम है। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।